आज हम कुछ नया करेंगे। मैं हर बार कहती हूँ कि कुछ नया करोगे तो कुछ नया पाओगे। इस बार हम विक्रम बेताल की स्टोरी सुनेंगे। आज तक हम हमारी मातृभाषा गुजराती में रीडिंग करते आए। हमारे इस ग्रुप का एक उद्देश्य है कि हम लोग नियमित रीडिंग करें, हमारे में एक आदत बन जाए। इसलिए हम रोज का 10 मिनट का रीडिंग करते हैं। तो बस यही हम आगे बढ़ाएंगे। और इस बार विक्रम बेताल की जो स्टोरी है, आपको एक आश्चर्य होगा कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एमबीए विद कम्युनिकेशन करने वाले स्टूडेंट के लिए ये ऑफिशियल बुक है। ऐसा क्यों? तो बोलते हैं कि ये बुक में बहुत सारे एथिक्स है। हमें अपने हिसाब से न्याय लिखना है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि उस व्यक्ति ने ये नहीं किया होता तो ये सिचुएशन ही खड़ी नहीं होती, यहाँ गलती है। सब कुछ हम अपने हिसाब से लिखेंगे। सिर्फ मन की कसरत पे हमारा ध्यान होना चाहिए। मन की कसरत के लिए ही हम ये रीडिंग। आज हमारा 20वां दिन है। कल हमारा प्रश्न था, पहले हंसा और फिर रोया क्यों? चोर पहले क्यों हंसा और पहले बाद में रोया क्यों? तो इसलिए जवाब दे रहे हैं विक्रम बेताल। व चोर इसलिए हंसा कि सेठ धर्मदास उसे अपना धन देकर बचाना चाहता था और उसकी पुत्री उसके साथ सती होना चाहती थी। वह यह सोच रहा था कि यह दोनों उसके लगते ही क्या है। और रोया इसलिए कि उसे दुख हो रहा था कि शोभिनी ने उससे सच्चा प्रेम किया, लेकिन वह उससे विवाह नहीं कर पा रहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने विक्रम। तुम निश्चित ही न्यायप्रिय राजा हो, किंतु तुम मेरी शर्त भूल गए। हर बार की तरह हम इसको दोहराते नहीं है, आधे पेज खोटा ऐसे ही पढ़ना। इसलिए हम बोल रहे हैं कि उसी तरह विक्रम ने वही कुछ नहीं जवाब दिया, फिर भी बेताल वही शर्त रख के अपनी नई स्टोरी शुरू करता है। और अब इस बार की स्टोरी क्या है वो आगे देखते हैं। प्राचीन काल में कसुमावती नगर पर सुविचार नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा की पुत्री थी चंद्रप्रभा। बहुत ही सुंदर थी। वह रोजाना शाम को अपनी सखियों के साथ बाग में सैर करने के लिए जाया करती थी। एक दिन जब चंद्रप्रभा बाग में से सैर करके कर रही थी तो वहां पर उसकी भेंट एक ब्राह्मण युवक मनस्वी से हुई। मनस्वी भी उस नगर में रहने वाला एक ब्राह्मण चंद्रदेव का पुत्र था। रूप रंग में तथा गुण में उसके बराबर न कोई था। चंद्रप्रभा ने जब मनस्वी को देखा तब वह उस पर मोहित हो गई और मन ही मन में उससे प्रेम करने लगी। मनस्वी भी उसे देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। दोनों एक दूसरे से देखते ही रह गए। तभी चंद्रप्रभा की सखियां आकर उसे महल में ले गई। चंद्रप्रभा ने वहां से जाते ही उसके प्रेम के वशीभूत होकर मनस्वी मूर्छित हो गई। तभी दो ब्राह्मणों की नजर उस पर पड़ी। उसमें से बूढ़े ब्राह्मण ने कमंडल में से थोड़ा जल लेकर उसके चेहरे पर छिड़का तो उसे तुरंत आंखें खोली। तब बूढ़े ब्राह्मण ने उससे मूर्छित होने का कारण पूछा। हे ब्राह्मण देव, मैं भी एक ब्राह्मण पुत्र हूँ और इस नगर की राजकुमारी चंद्रप्रभा से प्रेम करता हूँ। मैं उसे देखकर मूर्छित हो गया। अब मैं उसके बिना एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। मनस्वी ने बताया। क्या तुम उससे मिलना चाहते हो? बूढ़े ब्राह्मण ने पूछा। मनस्वी का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। क्या आप मेरा राजकुमारी से मिलन करवा सकते हैं? अवश्य। वह कैसे? बूढ़े ब्राह्मण ने अपने थैले में से एक सुपारी निकालकर मनस्वी को दे दी। उससे कहा कि पहले वह उसे आंख बंद करके अपने मुंह में रख ले और फिर आंखें खोले। मनस्वी ने ऐसा ही किया। जब उसने आंखें खोली तो वह एक सुंदर कन्या के रूप में बदल चुका था। यह आपने क्या किया? मैं तो कन्या बन गया। कन्या रूपी मनस्वी ने पूछा। यही तो एकमात्र उपाय है तुम्हारे राजकुमारी तक पहुंचने का। तुम बिल्कुल भी चिंता न करो। पुनः आंखें बंद करके जब मुंह में सुपारी बाहर निकालोगे तब अपने वास्तविक रूप में आ जाओगी। मनस्वी ने जब आंखें बंद करके मुंह में सुपारी बाहर निकाली तो वो उसने स्वयं अपने वास्तविक रूप में पाया। अब मैं तुम्हें आगे के बारे में बताता हूँ कि हमें क्या करना है। यह मेरा पुत्र शशिदेव है और तुम कन्या के रूप में मेरी पुत्र वधू। हम लोग राजा के पास जाएंगे और मैं अपने पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा का बहाना करके मुंह में कुछ दिन के लिए तुम्हें कुछ दिन के महल में छोड़ दूंगा।
तब तुम वहाँ राजकुमारी के साथ रहना और यह भी पता लगाना कि क्या वह भी तुमसे प्रेम करती है। सारी योजना समझा कर वह ब्राह्मण मूलदेव अपने पुत्र सतीदेव का के तथा पुत्र वधु के रूप में मनस्वी को साथ लेकर राजमहल में पहुंचा और राजा सुविचार से अनुरोध किया, भगवान महाराज, मैं अपने पुत्र के साथ कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपया कुछ दिन तक मेरी पुत्र वधु को धरोहर के रूप में अपने पास रख ले। ब्राह्मण, यह मेरा अहोभाग्य है कि आपने मुझे सेवा का अवसर दिया। आप लोग निश्चित होकर जाए, आपकी पुत्र वधु का पूरा पूरा ध्यान रखा जाएगा। राजा ने ब्राह्मण को आश्वासन दिया। ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ लौट गया। राजा ने मनस्वी रूपी कन्या को अपनी पुत्री चंद्रप्रभा के पास भिजवा दिया। चंद्रप्रभा ने कन्या रूपी मनस्वी को अपनी सखी के रूप में पाकर अत्यंत ही प्रसन्न हुई। मनस्वी अक्सर बातों बातों में उसके दिल का हाल पूछता रहता और जब मनस्वी को यह विश्वास हो गया कि वास्तव में राजकुमारी उससे प्रेम करती है, तो उसने राजकुमारी से पूछा, क्या तुम सचमुच में उस ब्राह्मण युवक से प्रेम करती हो? हाँ, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं तुरंत उससे लिपट जाऊंगी। ठीक है, तो तुम आंखें बंद कर दो, मनस्वी ने कहा। राजकुमारी ने आंखें बंद कर दी। मनस्वी मुंह में सुपारी निकाल कर अपनी असली रूप में आ गया। चंद्रप्रभा ने से कहा, अब आंखें खोलो। चंद्रप्रभा ने जब आंखें खोली, वह आश्चर्यचकित रह गई। उसके सामने वास्तव में उसका प्रेमी मनस्वी खड़ा था। वो उससे लिपट गई। मनस्वी ने उससे सब कुछ बता दिया। इसके बाद दोनों प्रेम के अटूट बंधन में बन गए। मनस्वी दिन भर युवती के रूप में रहता और रात को अपने वास्तविक रूप में आकर चंद्रप्रभा के साथ प्रेमालाप किया करता। एक दिन चंद्रप्रभा और मनस्वी मंदिर गए। मनस्वी युवती के रूप में वहां था। वहां जाकर मनस्वी अपने वास्तविक रूप में आ गया और चंद्रप्रभा ने देवी माँ के सामने मनस्वी को अपना पति स्वीकार कर लिया। मनस्वी ने भी देवी माँ के सामने उसकी मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया। दोनों विवाह के बंधन में बंधकर महल की ओर चल दिए। अब मनस्वी ने अपनी युवती के रूप पुनः धारण कर लिया। जब वे दोनों महल की ओर जा रहे थे, राज्य के मुख्यमंत्री के पुत्र की दृष्टि मनस्वी पर पड़ी। उसने निर्णय किया कि वह उसी सुंदर कन्या से विवाह करेगा। महल में पहुंचकर उसने अपने महामंत्री पिता को अपनी इच्छा के बारे में बताया। महामंत्री ने राजा सुविचार से इस बारे में बात की। राजा यह भूल गया था कि ब्राह्मण मनस्वी को अपनी पुत्र वधु कहकर उसको यहाँ छोड़ गया है। उसने समझा कि ब्राह्मण अपनी पुत्री को यहाँ छोड़ गया है। राजा ने काफी सोच विचारने के बाद मनस्वी रूपी कन्या से विवाह के लिए पूछा। मनस्वी अब धर्म संकट में पड़ गया कि अपनी वास्तविकता राजा के सामने पेश करे या नहीं। यदि वह कह देता है कि वह कन्या नहीं बल्कि एक ब्राह्मण युवक है, तो राजा का कोप का शिकार हो सकता है और राजकुमारी की भी बदनामी का डर है। अतः उसने इस बारे में चुप रहना ही उचित समझा। राजा ने उसके मौन को उसकी स्वीकृति समझकर मंत्री पुत्र के साथ मनस्वी का विवाह कर दिया। राजा को इस बात बहुत की प्रसन्नता थी कि जब ब्राह्मण अपने पुत्र के साथ तीर्थ यात्रा से वापस लौटेगा तो उसकी पुत्री की विवाह की सूचना देकर वह उसे प्रसन्न कर देगा। अतः वह दिन भी आ गया। ब्राह्मण मूलदेव अपने पुत्र के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। राजन, आपकी कृपा से मेरी तीर्थ यात्रा सफल हुई। अब कृपया मुझे मेरी पुत्र वधु लौटा दे। ब्राह्मण ने कहा। पुत्र वधु? राजा चौंक पड़ा। जी महाराज, मेरी पुत्र वधु। मैं उसे अपनी छत्र छाया में छोड़ के गया था। कृपया अब मुझे लौटा दे। ब्राह्मण देव, मुझसे एक बहुत ही भारी भूल हो गई है। मैंने उसे आपकी पुत्री समझकर उसका विवाह अपने महामंत्री के पुत्र से कर दिया। मुझे क्षमा कर दे प्रभु, राजा ने कहा। यह सुनकर ब्राह्मण मूलदेव क्रोधित हो उठा और राजा को बुरा भला कहने लगा। राजा ने गलती सुधारने के लिए ब्राह्मण के सामने अपनी पुत्री का विवाह उसके पुत्र के साथ कर देने का प्रस्ताव रखा। ब्राह्मण ने सोचा, मनस्वी तो अपनी समस्या स्वयं ही हल कर देगा, किंतु पुत्र के लिए राजकुमारी के प्रस्ताव को अस्वीकार करना मूर्खता होगी। मूलदेव ने इस विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मूलदेव की स्वीकृति मिलते ही विवाह की तैयारी शुरू हो गई। कुछ समय बाद राजकुमारी का विवाह मूलदेव के पुत्र से हो गया। मनस्वी को जब इस बात का पता चला तो वह तुरंत अपने वास्तविक रूप में आया और राजा के पास जाकर सारी वास्तविकता बता दी। महाराज, राजकुमारी मेरी पत्नी है। उससे मेरा विवाह मंदिर में हो चुका है तथा अब वह माँ भी बनने वाली है।
राजा सुविचार ने जब राजकुमारी से सच्चाई जाननी चाही, राजकुमारी ने भी मनस्वी की बातों को सही बताया। अब यह सब बातें सुनने के बाद राजा सुविचार बेहद चिंतित हो उठा। उसे समझ में ही नहीं आया वह राजकुमारी को किसकी पत्नी माने। काफी सोच विचार करने के बाद राजकुमारी एक की पत्नी बन गई। अब वो किसकी पत्नी बनी हुई होगी वो तो हमें पता नहीं है, वो हमें अपने हिसाब से बताना है। और इस स्टोरी में देखो, कहीं भी जगह देखो तो गलत सब कुछ हो रहा है। अपना रूप बदल के जाना भी गलत है, शादी कर लेना भी गलत है। राजा को बता देना चाहिए कि भाई मुझे नहीं करनी है, मैं तो पुत्रवधू हूँ। ये बता दिया होता तो कोई प्रश्न ही नहीं था। बता सकता था ना राजा को कि भाई मैं तो पुत्रवधू हूँ, मैं कैसे शादी कर सकती हूँ, मेरा तो पति है, तो कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। तो ऐसे प्रश्न क्यों खड़े हुए हैं? ऐसे स्टोरी है क्या है? हमारा दिमाग चलाने के लिए ऐसी स्टोरी बनाई गई है? सही में बनी थी विक्रम बेताल की स्टोरी, ऐसा ही हम मानते हैं, जानते हैं क्या है? जो भी है, लेकिन हम कुछ भी सोच सकते हैं, वो हम अपने हिसाब से बताएंगे। सिर्फ हमें मन की कसरत करनी है और कुछ नहीं करना है, बस। अब आगे क्या होता है वो कल देखें। हमें सिर्फ सुनना नहीं है, अपना मत लिखना है।